हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज की हम लोगों की क्लास प्रोनाउन के प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ होने वाला है। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो क्लास में हैं वो प्रोनाउन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग लास्ट डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने उसको समाप्त कर दिया है। तो प्रोनाउन की क्लास हम लोग यहीं पर जो है प्रैक्टिस की क्लास हम लोग यहीं पर स्टार्ट करने वाले हैं। उसी टॉपिक से मतलब प्रोनाउन के प्रैक्टिस से ही जुड़ा हुआ आज की हम लोगों की पहली प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट को कवर करेंगे। और इस जो भी क्लासेस यहाँ हो रही हैं, ध्यान रखेंगे प्रोनाउन के प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ, इसकी सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जा चुके हैं पहले। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। ओके, तो उसी को देखते हुए मैं क्वेश्चंस लेना शुरू करता हूं और उसी पर बात हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि लेट यू एंड आई गो टू प्ले। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेट यू एंड आई गो टू प्ले। लेट यू एंड आई गो टू प्ले। अब इस सेंटेंस में प्रोनाउन से जुड़ा हुआ कौन सा एरर है उसको हम लोग देखने का काम करते हैं। तो इसको देखने से पहले आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए जिसके हम लोग कहते हैं लेट, LET। अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मतलब बुक्स में या कुछ टीचर्स के द्वारा ऐसे लिखा दिए जाते हैं कि लेट के बाद आपको जब कभी भी आपको लेट दिखे उसके बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है। कहने का मतलब हमेशा आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। जब कभी आपको लेट दिखता है LET लेट, उसके बाद आपको हमेशा क्या लगाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। अब ये ठीक है, स्टूडेंट्स इस बात को याद रख लेते हैं, ठीक है, जहां पर लेट दिखेगा वहां पर हमें क्या लगाना है, हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कहा जाता है लेट अस गो टू क्रिकेट, लेट अस गो टू प्ले क्रिकेट, लेट अस गो टू मार्केट, लेट अस चीट हिम, लेट अस बिट्रे हिम। इस प्रकार की चीजें आपको दे दिया जाता है। अक्सर हम लोगों ने लेट अस या लेट मी प्ले कह दिया जाता है। तो अक्सर आपने लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज किया है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि लेट के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, नो डाउट, बट व्हाई। लेकिन ऐसा क्या सिचुएशन है कि लेट के बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट का ही यूज करना पड़ता है। तो उसका सिंपल सा सीधा सा कॉन्सेप्ट वाला आंसर है, जिसमें लेट के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि लेट इज अ वर्ब। लेट एक प्रकार का क्या होता है, वर्ब, जिसका मीनिंग यदि आप लोग कोशिश करें तो इसका मीनिंग होता है परमिशन। क्या होता है, परमिशन। लेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग परमिशन है, यानी कि अनुमति देना। और हमें यह बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि वर्ब के बाद हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जितने भी वर्ब हम लोग जानते हैं उसके बाद हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का ही यूज करते हैं। और लेट उसी वर्ब का एक प्रकार का टाइप है। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और वर्ब के सेक्शन में ही लेट आ रहा है, तो लेट के बाद भी हमें किसका यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का ही यूज करना पड़ेगा। जिस वजह से यह कह दिया जाता है या बुक्स में यह प्रिंट कर दिया जाता है, ध्यान रखते हैं कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। जबकि यह बताना मेरे तरफ से इलॉजिकल है। आपको टोटली कॉन्सेप्ट देना चाहिए कि लेट एक वर्ब है, वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर लेट, यानी लेट के बाद हमें क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ गौर करते हैं, लेट के बाद एक जगह यू और एक जगह आई है। यू के बारे में हमें इतना जानकारी है कि यू सब्जेक्ट का भी काम करता है और यू किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो चलिए, लेट के बाद हमें यू लिखना था, हमने यू लिख दिया, और ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा है। आगे आते हैं एंड। अब क्वेश्चन में लिख दिया गया है आई, और आपको भी ये अच्छे से पता होगा कि आई जो है कभी भी ऑब्जेक्ट का काम तो नहीं करता है। आई सब्जेक्ट का काम करता है, ना कि ऑब्जेक्ट का। यदि आपको ऑब्जेक्ट का तलाश करना है तो ऑब्जेक्ट के लिए कौन आता है, मी, ऑब्जेक्ट के लिए मी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि लेट यू एंड, यहां से आई कैंसिल होगा और यहां पर क्या आना है, मी। तो लेट यू एंड मी
गो टू प्ले, लेट यू एंड मी गो टू प्ले। तो जिस वजह से लेट के बाद यू भी ऑब्जेक्ट और लेट के बाद मी भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस बात को जरूर याद रखिए कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है, लेकिन इस बात को भी समझिए कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज क्यों होता है, क्योंकि लेट एक प्रकार का क्या है, वर्ब है। फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन ही एंड आई। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन ही एंड आई। सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहां कहा गया है कि देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन ही एंड आई। अब यहां प्रोनाउन ही और यहां पर आई। अब यहां का क्या लॉजिक है वो समझ लेते हैं। तो उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा बिटवीन को। अब बिटवीन को क्या समझना पड़ेगा कि बिटवीन इज अ प्रीपोजिशन। बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है। और आपको मैंने ये क्लास में बताया हुआ है और पिछले सिंटैक्स का जो मैंने प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ मैंने उसमें भी समझाया हुआ है कि प्रीपोजिशन के बाद आपको हमेशा कहीं ना कहीं किसका यूज करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का ही यूज करना पड़ता है। प्रीपोजिशन के बाद आपको हमेशा किसका यूज करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का। और बिटवीन वह प्रीपोजिशन है, और यदि बिटवीन प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए। अब यहां से समझने का काम करेंगे कि बिटवीन के बाद ही और आई क्या है। तो इतना हमें पता है कि ही सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। ही भी सब्जेक्ट और आई भी क्या है, सब्जेक्ट है। जबकि हमें प्रीपोजिशन के बाद किसका डिमांड है, ऑब्जेक्ट का। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो यहां पर ही लिखना और आई लिखना दोनों गलत है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर यह बनता है देयर इज अ क्लोज रिलेशन, देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन। ही को कट कर हिम एंड, और आई को कट कर क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, क्योंकि बिटवीन प्रीपोजिशन है, बिटवीन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो पहला लॉजिक ये रहा कि लेट वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। दूसरा लॉजिक ये रहा कि बिटवीन प्रीपोजिशन है जिसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ही का ऑब्जेक्ट हमने हिम रख दिया और आई का ऑब्जेक्ट हमने क्या रख दिया है, मी रख दिया है। तो इससे हमें दोनों क्वेश्चन से इतना पता चला, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड से हमें एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है। सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए और समझिए। कॉन्सेप्ट ये मिला कि जब कभी आपको वर्ब दिखे या जब कभी आपको एक प्रीपोजिशन दिखे तो हर सिचुएशन में दोनों के बाद हमें किसका यूज करना है, ऑब्जेक्ट का ही यूज करना है। ये बात समझ जाइएगा, ओके। इसको नोट कीजिए। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देयर जॉब, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू ही एंड आई हैव डन देयर जॉब। यू ही एंड आई हैव डन देयर जॉब। अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। यू ही एंड आई हैव डन देयर जॉब। सबसे पहले इसमें दो बात, मतलब इस क्वेश्चन को डील करने के लिए और आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको डील करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें यह समझना है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस, पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस। अब यह क्या है पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस, तो कहने का मीनिंग ये आता है जब कभी आपको किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन आपको एक ही जगह पे खासकर सब्जेक्ट के फॉर्मेट में मिल रहे हो तो उस समय सबसे पहले किसको रखा जाना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में से किसको प्लेसमेंट देना चाहिए। तो मैंने आपको क्लास में ये सारी बातें बताया, आपको क्लास में ये बातें मतलब
क्लास में आपको ये सारी बातें आपको समझा दिया गया है। क्या समझा दिया गया है कि जब कभी आपको सेंटेंस से पॉजिटिव बात नजर आए, कौन सी बात नजर आए, पॉजिटिव बात यदि आपको नजर आता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको, ये आपकी मोरल ड्यूटी रहती है कि आप सबसे पहले लिसनर को प्रायोरिटी दें, कहने का मतलब जो यू है, उसके बाद किसी थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी दें और तब लास्ट में अपने आप को पीछे रखिए। जब कभी, ध्यान रखिएगा, इसका डिटेल एनालिसिस तो मैंने क्लास में करवा दिया गया है। यदि कभी गुड एक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, गुड एक्ट के बारे में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि सबसे पहले आप लिसनर पर ध्यान दें। किस पर? लिसनर, मतलब जो हमारी बात को सुन रहा है उसको प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं थर्ड पर्सन पर, और तब जाके आप लास्ट में अपने आप पर यानी स्पीकर पर ध्यान देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी गुड एक्ट के बारे में बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो आप अपने आप को हमेशा क्या रखिए, सबसे पीछे रखिए। कभी भी गुड एक्ट यानी अच्छे कामों के बारे में यदि बात किया जाए, जैसे कि कैप्टन के बारे में कहा जाता है कि MS धोनी के बारे में एक बहुत फेमस बात कही जाती है, जो हर हमेशा आप उनमें पाइएगा कि जब कभी वो एक कोई भी सीरीज या कोई भी ट्रॉफी यदि वो जीत जाते हैं तो एज अ कैप्टन तो जाएंगे वही रिसीव करने के लिए, लेकिन उस ट्रॉफी को रिसीव करने के बाद वह उस ट्रॉफी को प्लेयर्स को दे देते हैं और वो वापस पीछे चले जाते हैं। या कहने का मतलब या तो उनका फोटो आप पीछे देखिएगा या तो सबसे लास्ट में आप देखिएगा। और ये एक कैप्टन की ड्यूटी रहती है, क्योंकि वो कैप्टन तो है, ट्रॉफी तो उसी के नाम पे हुई, लेकिन उस प्लेयर्स ने जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है उसको भी ध्यान देना है। तो गुड एक्ट में आप सबसे पहले अपने आप को क्या रखिए, सबसे पीछे। और यदि बैड एक्ट के बारे में बात किया जाए, बैड एक्ट, कोई भी यदि क्राइम किया गया, यदि मारपीट किया गया है, कोई गलती किया गया है, कोई तोड़फोड़ किया गया है, किसी रूल्स को यदि मतलब तोड़ा गया है, तो उस सिचुएशन में इस बात को याद रखा जाता है कि आप अपने आप को सबसे पहले लाएं, अच्छे काम में अपने आप को सबसे पीछे ले जाएं। ये नहीं कि आपने कोई मैच जीता है तो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा हम लोग अपने कैप्टन जो है वो अपने आप की बड़ाई करने लगेगा, हाँ मेरे वजह से मैच जीता है। यह एक एरोगेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छी बात में अपने आप को लास्ट में रखें, और जब बैड एक्ट के बारे में बात किया जाए तो अपने आप को सबसे पहले रखें स्पीकर में। उसके बाद आप लिसनर पे आइए और तब जाइए आप किस पे, थर्ड पर्सन पे। यहाँ मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्लास में कर दिया है। ओके, अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स में आएंगे तो डिटेल्स में हम लोग करेंगे इसके बारे में। अब समझ लेते हैं कि जब यहाँ कहा गया है कि यू, ही एंड आई हैव डन देयर जॉब, तो बात तो कहीं ना कहीं इस पूरे सेंटेंस से आपको पॉजिटिव ही नजर आ रही है। तो पॉजिटिव नजर आ रही है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का फॉर्मेट सबसे पहले लिसनर यू, उसके बाद थर्ड पर्सन ही, और उसके बाद स्पीकर क्या आना चाहिए, आई। कहने का मतलब यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पूरी तरीके से हम लोग सेटिस्फाइड हैं। लेकिन एक बात आपको समझना है, ध्यान रखिएगा, लिसनर के तौर पे जब आपको यू, थर्ड पर्सन के तौर पे जब आप ही लिखते हैं, सी लिखते हैं, नाम का यूज़ करते हैं या दे का यूज़ करते हैं, और स्पीकर के तौर पे जब आप आई का यूज़ करते हैं, इतने सारे फॉर्मेट जब आप निभा रहे होते हैं तो इसी के साथ साथ हम लोगों को एक पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब वह पॉजेसिव एडजेक्टिव का क्या है अंतर, वो समझ लेते हैं। पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस, पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस का रिलेशन हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव को लेकर बात करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव को लेकर यदि बात करें तो क्या होता है, जब ध्यान रखेगा आपको सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन मान लेते हैं ही या सी, कुछ भी मिल जाए, और स्पीकर पे तौर पर यदि आपके पास आई मौजूद रह जाए, ऐसे में हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, आवर का। अब सपोज करते हैं यहाँ से स्पीकर गायब है, नहीं दिया गया, सिर्फ आपको यू, ही और सी दिया हुआ है, तब आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव में ये यू को प्रायोरिटी दिया जाता है, यानी इसके जगह पर क्या लगाइएगा, यू। अब सपोज करते हैं ये यू भी गायब है, अब आपको सिर्फ दे दिया ही और सी दिया हुआ है, सेंटेंस में अकेला है। अब यदि सिर्फ ही है तो आप लेके चले जाइए हिम को लिख दीजिए,
सिर्फ सेंटेंस में सी नजर आए तो आप वहां पर क्या लिख सकते हैं, हर। अब इस प्रकार की बातें आपको याद रखना है कि जब आपको तीनों पर्सन दिया हुआ है, खासकर स्पीकर, तो उसमें हम लोग आवर का यूज करते हैं। यदि आपको फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर को गायब कर दिया गया है और लिसनर मौजूद है, तब योर और स्पीकर लिसनर दोनों गायब है, सिर्फ ही और सी का यूज किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू ही हम लोग किसका यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज का, और सी के लिए किसका यूज करते हैं, हर का। अब ये बातें आप याद रख सकते हैं, लेकिन इस बात को एक लॉजिक के अनुसार और एक कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग समझ भी सकते हैं। अब वो कैसे समझेंगे उस बात पर अब देखिए कैसे ध्यान आता है। मैंने आपको वी के बारे में समझाया हुआ है। वी का मतलब क्या होता है, स्पीकर प्लस अदर्स। स्पीकर प्लस क्या होता है, अदर्स। जैसे कि मैं अपने बारे में बात करूंगा तो मैं कहूंगा आई एम, कि आई एम अ टीचर। लेकिन यदि मेरे साथ कुछ और भी टीचर्स मतलब यहाँ पर यदि मौजूद हैं तो हम लोग कह सकते हैं वी आर टीचर्स। सिर्फ अपनी बात करूंगा तो आई एम ए टीचर, और अपने साथ यदि सबों के बारे में बात करूंगा जो सामने मौजूद है, ओके, या जो कहीं किसी के बारे में बात भी कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स। तो कहने का मतलब है जब मैं किसी और के साथ शामिल हो जाता हूं, यानी स्पीकर जो सेंटेंस के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है, यदि वह दूसरों के साथ खुद को भी शामिल करता है तो उसके लिए कौन आता है, वी का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहाँ गौर से समझिएगा, यहाँ कह रहा है आई के साथ यू भी है और आई के साथ क्या है, ही भी है। तो कहने का मतलब यहाँ स्पीकर अपने साथ औरों को भी लिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे ग्रुप के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वी का, जिसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या जाता है, आवर का। लेकिन अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से स्पीकर गायब है, स्पीकर गायब है, स्पीकर नहीं है, यानी जो बोल रहा है वह अपने आप को उसमें शामिल नहीं कर रहा है। तो बचा क्या चीज, या तो लिसनर नहीं तो थर्ड पर्सन। और जब स्पीकर नहीं रहेगा तो वी का यूज नहीं होता है, तब किसका यू प्रायोरिटी देते हैं, यू का। तो यू को अकॉर्डिंग क्या आ गया, योर। और जब आपको यू यानी लिसनर भी नहीं रहेगा और स्पीकर भी नहीं रहता है, तब हम लोग या तो हिज या तो हर को चुन लेते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि आई दिखे तो आवर, आई ना दिखे तो यू के अकॉर्डिंग योर, और जब आई और यू कुछ भी ना दिखे तो जैसा सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा वैसा आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस में ध्यान रखते हैं, यहाँ पर यू ही एंड आई, कहने का मतलब यहाँ आई तो अवेलेबल है। अब आई सेंटेंस में अवेलेबल है तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, वी। तो मुझे बताइए क्या वी के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर का आना सही है, तो कहिएगा नहीं सर ये नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आवर होना चाहिए। तो सेंटेंस पूरी तरीके से सही क्या बनता है कि यू ही एंड आई हैव डन आवर जॉब। सेंटेंस क्या बनेगा पूरा सही, मैं लिख देता हूं, यू ही एंड आई हैव डन, और यहां देयर की जगह क्या हो जाएगा, आवर जॉब। यह हम लोगों का पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस, ओके, एक कॉन्सेप्ट था। और एक अगला कॉन्सेप्ट मैंने इसी में मिला दिया, पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव का। इसको नोट कीजिए। तब आगे का क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है कि यू एंड ही could not complete his work. You and he could not complete his work. अब इस सेंटेंस में क्या गलती है उसको समझ लेते हैं। यहां देखिएगा यू एंड ही, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। सबसे पहले यहाँ लिसनर आ गया और तब यहाँ पर क्या आया, थर्ड पर्सन। स्पीकर है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है, मैंने क्या कहा था कि जब आपको स्पीकर मेंशन नहीं रहेगा, सिर्फ यू और ही है, तो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव इस यू के अकॉर्डिंग चलेगा। और यू के अकॉर्डिंग यदि आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हिज लिखना गलत, यहाँ पर क्या होगा सही, योर होगा। तो आपका सेंटेंस का पैटर्न क्या बना, मतलब आंसर तो योर हो गया। अब सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं, यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क।
यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क। यहाँ यू के अनुसार पॉजेसिव एडजेक्टिव योर आ चुका है। तो यह पैटर्न हमने पढ़ लिया, सही से समझ लिया है, तो आगे का क्वेश्चन भी हम लोगों का आसानी से बन पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसी प्रकार के आगे लगातार क्वेश्चन से तो एक बार समझ लेंगे तो आगे कोई परेशानी नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ही एंड आई हैव fastened his belts। अब इसमें जरा गलती पहचान कर बताइए कि क्या आपको लग रहा है। ओके, he and I have fastened his belts, कोई दिक्कत नहीं, गुड एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है तो आई पीछे रहेगा। लेकिन आप सोचिए जब आपको स्पीकर मेंशन रह ही गया, स्पीकर है और स्पीकर के साथ कहीं ना कहीं एक और इंसान ही का यूज किया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। स्पीकर के साथ कोई और भी जब शामिल हो जाता है तो उसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज का यूज नहीं आवर का यूज किया जाता है, यानी यहां पर क्या यूज होना चाहिए था? आवर। तो आंसर पूरा बन रहा है हम लोगों का ही एंड आई हैव फास्टेंड आवर बेल्ट्स। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 5 के बाद 6। जल्दी से लिखते जाइए, नीचे वाला मैं कॉन्सेप्ट नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ सारा का सारा क्वेश्चंस आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि आई यू एंड ही वर present in the function। अब इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। सोचिए इसमें क्या कहा गया है कि आई यू एंड ही वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। इसको समझने से पहले बस इस बात को याद रखिए ना कि यहाँ बात जो है पूरा सेंटेंस पॉजिटिव एक्ट है कि निगेटिव एक्ट है, कहने के लिए गुड एक्ट या बैड एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो फंक्शन में प्रेजेंट होना कोई बुरी बात तो है नहीं, फंक्शन में प्रेजेंट होना कोई बुरी बात है नहीं। तो कहने का मतलब है जब ये बुरी बात है नहीं तो स्पीकर सबसे पहले आगे कर क्या रहा है? गुड एक्ट में स्पीकर आई सबसे पहले नहीं आ सकता है, सबसे पहले क्या आएगा? यू, तब क्या आएगा? ही, और तब आपको लिखना पड़ेगा आई। तो ये लिखना पूरी तरीके से क्या हुआ? गलत। जब आपको पता है कि सेंटेंस में गुड एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है तो आई को तो सबसे पहले रखिए, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छी बात होगी आई सबसे पीछे होगा, और कोई भी क्राइम मारपीट वाला काम होगा बैड एक्ट के सेंस में आएगा तो आई पहले, अच्छी बात आई पीछे जाओ। और यदि गलती वाला बात हो रहा है, कोई भी क्राइम के बारे में बात हो रहा है तो आई को आगे लाना चाहिए। ये 2 मेजरमेंट आप याद रखिए, गुड एक्ट आई पीछे, बैड एक्ट आई सबसे आगे आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आई एंड यू आर स्ट्रेंजर्स। क्वेश्चन नंबर 7, आई एंड यू आर स्ट्रेंजर्स। अब इसमें क्या कहा गया है कि आई एंड यू आर स्ट्रेंजर्स। अब मुझे बताइए कि जब ये कहा गया है कि आई एंड यू आर स्ट्रेंजर्स तो क्या ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो स्ट्रेंजर्स होना, अजनबी होना कोई गलत बात तो है नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये गुड एक्ट के बारे में इशारा कर रहा है, मतलब प्लस, यानी कि अच्छी बात कर रहा है। और यदि अच्छी बात कह रहा है, गुड एक्ट है, तो आई शुरू में क्या कर रहा है? गुड एक्ट में आई पीछे और बैड एक्ट में आई सबसे आगे। इस बात को याद रखेगा, गुड एक्ट आई लास्ट में चाहिए, बैड एक्ट आई पहले चाहिए। गुड एक्ट है आई को लास्ट भेजो, यानी यू पहले आएगा। तो आंसर बनेगा यू एंड आई, यू एंड आई। ये लिखना क्या हो गया? गलत। आर स्ट्रेंजर्स। क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त। देख रहे हैं, यदि लॉजिक क्लियर हुआ ओके तो आपका सारा क्वेश्चन तो यूं ही बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 था
क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि यू एंड आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। कहने का मतलब जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें और मुझे दी गई है। तो यह सेंटेंस आ गया नेगेटिव वे में, बैड एक्ट में। तो बैड एक्ट में आई लास्ट में नहीं रह सकता है, इसको आगे करो। तो आई कीजिएगा सबसे पहले आई एंड यू। बैड एक्ट हुआ, आई सबसे पहले आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है कि ही एंड आई वर द मेन एक्यूज्ड। ही एंड आई वर द मेन एक्यूज्ड। अब समझिए, ही एंड आई वर द मेन एक्यूज्ड। एक्यूज करने के लोग आप आरोपी हुए, किसी भी क्राइम में आपको नाम दिया गया है, तो बात तो नेगेटिव हो गई। बात नेगेटिव हुई तो आई पीछे क्या कर रहा है, आई को आगे लाओ। तो आंसर बनेगा आई एंड ही। आई एंड ही वर द मेन एक्यूज्ड। बैड एक्ट है, आई पहले तब कोई और आएगा। अब आगे के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि यू ही एंड आई मस्ट बेग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यू ही एंड आई मस्ट बेग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट। फॉर द मिसकंडक्ट। अब कहने का मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप सॉरी कहिए, क्योंकि आपका जो मतलब यू ही एंड आई का जो मिसकंडक्ट है, कहने का मतलब बिहेवियर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी पाई गई है, आपने सही तरीके से बर्ताव नहीं किया। यानी नेगेटिव बात है। और वही बात जब नेगेटिव है तो आई पीछे क्या कर रहा है, आई को आगे लाइए। तब चाहिए लिसनर, और तब चाहिए कोई थर्ड पर्सन, क्या चीज, ही। तो ये कटा, आंसर बनेगा आई यू एंड ही मस्ट बेग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट। तो ये टोटल हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए, जिसमें से आपको पता चला कि सबसे पहले वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, और एक कुछ मैंने टॉपिक करवाया पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस को लेकर, या पर्सन्स कह लीजिए, ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंस और पर्सन्स, और इसी को मैंने रिलेट कर दिया पॉजिटिव एडजेक्टिव से। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस क्लास में, कुछ और 10 क्वेश्चंस को लेकर, प्रोनाउन वाला ही रहेगा। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए और समझते रहिए। कोई डाउट हो तो ध्यान रखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, जैसा भी आपका रिस्पॉन्स हो। टेक केयर, जल्दी मिलते हैं।